हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे जो कि काफ़ी लंबा है। 126 पेज का पूरा चैप्टर है। अभी तक हम लोग 80 पेज तक पहुँचे हैं। अभी हम लोग 80 पेज पे है। ठीक है, आज हम लोग खनिज संसाधन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भूमि संसाधन, जल संसाधन, वन और वन्य प्राणी संसाधन पढ़ चुके हैं। इसका बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिए। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। हम लोग इसमें बेसिकली जो समझने वाला पार्ट होता है वो तो हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन जो भी डेटा वाला पार्ट होता है, जो याद करने वाला, उसको बार बार रिपीट करके उसको याद करने की कोशिश करते हैं और उसको नोट डाउन आप कर लिया कीजिए ताकि बार बार उसको आप रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि डेटा से ही सवाल बनेगा, फैक्ट एंड फिगर से, और वो आप कंफ्यूज होंगे वहाँ पे। जैसे कि पिछले क्लास में जब हम लोग इसी बुक में से MCQ लगा रहे थे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अगर आप डेटा को लिखें हैं, चूँकि हमको भी इतना डेटा याद नहीं रहता है, इसलिए अगर आप डेटा को लिख के रखें तो वह क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि जो आपको लिखवाया जाता है उसी में से क्वेश्चन रहता है। खनिज संसाधन देखते हैं। खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा कुछ खनिजों के उत्पादन एवं भंडार में यह विश्व के अग्रणी देशों में है। स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस देश में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो याद रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ये दोनों संस्थान का नाम याद रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। ये दोनों कंपनी है, सरकारी कंपनी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो यह आपसे यह परिभाषा दिया हुआ है, परिभाषा हो सकता है ना भी पूछा जाए आपसे। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में, खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। हमारा स्थल मंडल चट्टानों से बना है तथा चट्टान खनिजों के संयोग से बने, यानी चट्टान में क्या रहता है, बहुत सारे खनिज रहते हैं, खनिजों के संयोग से ही चट्टान बना है और उसी चट्टान से हमारा स्थल मंडल बना है। अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, किंतु 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखते हैं। 2000 से अधिक खोजा जा चुका है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है केवल 30 ही खनिज। खनिजों के प्रकार देख लेते हैं। खनिज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है अधात्विक खनिज। ठीक है, अधात्विक है, दूसरा धात्विक होगा। ठीक है, पहले धात्विक है फिर अधात्विक है। यहाँ थोड़ा धुंधला लिखा हुआ है, इसलिए हमको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकल, मैग्नीज आदि। इसे पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। धात्विक को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, लौह युक्त खनिज, अलोह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज किसको कहते हैं, जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। ठीक है, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन। लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन। अलोह युक्त खनिज कौन होता है, जिन धात्विक खनिजों में लौह के अंश न्यून होते हैं या नहीं होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा आदि। ठीक है, अब आते हैं अधात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज, तो यह अधात्विक खनिज का मतलब कि नॉन मेटेलिक। ठीक है, इन खनिजों में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। अधात्विक खनिज के 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक।
इस कार्बनिक किसे कहेंगे? इसमें जीवाश्म होता है, ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों में परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अकार्बनिक होता है जिसमें जीवाश्म नहीं होते, अभ्रक, ग्रेफाइट। ठीक है, खनिजों का वर्गीकरण देख लेते हैं यहाँ पर फिर से। खनिज है, पहले तो धात्विक और अधात्विक होता है। धात्विक में भी कौन सा हो जाएगा? लोह युक्त और अलोह युक्त। लोह युक्त में जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट। ठीक है, तो यह जो एग्जाम्पल है उसको याद रखिएगा, लोहा, निकल, मैग्नीज और कोबाल्ट। ठीक है, अलोह युक्त सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। उसके बाद अधात्विक में देखेंगे कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है। कार्बनिक में आ जाएगा जैसे ईंधन वाला जो भी चीज़ होता है, कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह का। और अकार्बनिक में अभ्रक, ग्रेफाइट। चलिए अब यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर भी देख लेते हैं कि आखिर अंतर है क्या इसमें। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। ये अपनी चमक, इनकी अपनी चमक नहीं होती है। अधात्विक खनिजों की अपनी चमक नहीं होती। ये प्रायः अग्नेय चट्टान में मिलते हैं या प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, इस तरह का परतदार चट्टानों में ही मिलता है। इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, या ये पीटने पर टूटते नहीं हैं। इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। मतलब कि जो चूर चूर हो जाता है वो अधात्विक है, और जो धात्विक कौन है? जिसको पीटने पर वो टूटता नहीं है, वो उससे तार भी बनाया जा सकता है। चलिए देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं लौह एवं अलोह खनिज में अंतर। ठीक है, तो लौह और अलोह खनिज में भी अंतर देख लेते हैं। जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहे एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, अयस्क, निकल, टंगस्टन, मैंगनीज। ठीक है, अलोह खनिज, जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं होता है, अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, सीसा, अभ्रक आदि। ये स्लेटी, धूसर, मटमैले आदि रंग के होते हैं। इनके अनेक रंग हो सकते हैं। ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। चलिए, तो यह हम लोग लौह और अलोह खनिज के बीच में अंतर समझ लिए। अब हम लोग खनिजों की विशेषता देखते हैं। खनिजों की विशेषता, खनिजों का वितरण असमान होता है। हाँ, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम हो सकता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम से कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है। खनिज जो है समाप्य संसाधन है, कहने का मतलब कि वो समाप्त हो सकता है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। ये सब केवल समझने वाला चीज़ था। अब हम लोग देखते हैं खनिजों का वितरण। भारत में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती है, जिनके कारण खनिजों का वितरण बहुत ही असमान है। अधिकतर खनिज प्राचीन चट्टान समूहों में ही पाए जाते हैं, जैसे लौह, अयस्क एवं मैग्नीज के भंडार देश के कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टान के धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं, तो दूसरी ओर तांबा, सीसा एवं जस्ता अरावली श्रेणी में पाई जाती है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम एवं कैल्शियम सल्फेट कडप्पा और ऊपरी विंध्य समूहों तक सीमित है। तो यहाँ पर क्या क्या था? जैसे लौह, अयस्क और मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है? कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टान धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, लौह, अयस्क और मैग्नीज कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टान धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता अरावली श्रेणी में पाई जाती है। ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट कडप्पा और ऊपरी विंध्यन समूहों तक सीमित है। कडप्पा एवं ऊपरी विंध्यन समूहों तक सीमित है। अधिकांश खनिज धारक चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में ही पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान की आधार चट्टानों की जलोढ़ की मोटी परत ने पूर्णतः ढक लिया है, अतः वहाँ खनिजों का अभाव है। देश के अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पेटियों में पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या बात है हम बता दे रहे हैं। लौह, अयस्क एवं मैग्नीज के भंडार कहाँ पर पाए जा रहे हैं? कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानें धारवाड़ समूह में पाए जा रहे हैं।
तांबा, सीसा, जस्ता कहाँ पर पाया जा रहा है? अरावली श्रेणी में पाया जा रहा है। अरावली पहाड़ी है, उसी की श्रेणी में पाया जा रहा है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट कडप्पा और ऊपरी विंध्यन समूहों तक सीमित है। तो यह आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख लेना है। और अधिकांश खनिज जो है वह कहाँ पर पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। उत्तर मैदान की जलोढ़ मिट्टी, मतलब जलोढ़ मिट्टी का जो गंगा जो बार बार जलोढ़ मिट्टी लाला के भरते रहती है, उसके कारण वह ढक चुका है, ठीक है। वहाँ खनिजों का अभाव है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत में खनिज पाया जाता है। यह तो खैर याद रहेगा, पठारों में जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है खनिज, चट्टान, ये सब चीज़। लेकिन यह ऊपर जो हम आपको बताएं कि लौह अयस्क मैंगनीज का भंडार कहाँ पर है? कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानों में, धारवाड़ समूह में। तांबा, सीसा, जस्ता अरावली श्रेणी में। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट कडप्पा और ऊपरी विंध्यन समूहों तक सीमित है। तो यह याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, देश के अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पेटियों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फॉस्फेट के विशाल भंडार हैं। तो उत्तर पूर्वी पठार कहाँ पर, कौन कौन सा इसमें आ जाएगा? छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार इसमें आता है उत्तर पूर्वी पठार में। इसमें क्या क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट, फॉस्फेट। तो 1-2 बार बस इसको पढ़ लेना है, इसको इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारा आएगा इसमें। तो लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम याद रखना है, ठीक है। यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फॉस्फेट विशाल भंडार है। अब आ जाते हैं दूसरा क्षेत्र कौन सा? दक्षिण पश्चिमी पठार। यह पेटी कर्नाटक के पठार के निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार में पर फैली हुई है। यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश के सभी 3 सोने की खाने इसी पेटी में मौजूद है। अब यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि तीनों सोने की खाने किस पेटी में मौजूद है? तो दक्षिण पश्चिमी पठार में मतलब कि पाया जाता है, ठीक है। यह कौन कौन सा जगह है? कर्नाटक का पठार और उसके निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार में फैली हुई है। अब देखते हैं तीसरा प्रदेश, उत्तर पश्चिम प्रदेश, ठीक है। इस पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी, उत्तर पश्चिम प्रदेश, ठीक है। दक्षिण पश्चिम था और उत्तर पश्चिम। अच्छा, देखते हैं उत्तर पश्चिम। इस पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। तो अरावली श्रेणी यानी राजस्थान में, तो खंभात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात से लेकर अरावली यानी राजस्थान तक की श्रेणी में है। यहाँ अनेक अलोह धातुएं जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि के भी पर्याप्त भंडार हैं। हिमालय एक अन्य खनिज पेटी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट पाया जाता है। तो एक अन्य है, ठीक है, इसको उन तीनों में नहीं माना गया है। तो हमारे पास 3 कौन कौन सा है? पहला तो उत्तर पूर्वी पठार, जिसमें कौन कौन सा आ जाता है? छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट, फॉस्फेट। उसके बाद आ जाता है दक्षिण पश्चिमी पठार। यह पेटी है कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का पठार, ठीक है। इसमें लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट ये सब तो पाया ही जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीनों सोने की खाने इसी पेटी में मौजूद है। उसके बाद आता है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जो कि खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली श्रेणी तक है। यहाँ अनेक लौह धातुएं जैसे अलोह धातु, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि भी पर्याप्त भंडार है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो ये पीला डब्बा बना हुआ है इसको देख लेते हैं। ज्ञातव्य हो कि शक्ति संसाधनों की विस्तृत चर्चा अलग अध्याय में किया गया है, अतः इसकी चर्चा इस अध्याय में नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह तो कोई ख़ास बात नहीं था। तो इम्पॉर्टेंट जो बात था उसको आप लिख लिया कीजिए कॉपी में, ये ज़रूरी है, नहीं तो इतना लंबा यह चैप्टर है, 126 पेज का चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। हम लोग 13-14 पता नहीं अभी कितना वीडियो बनेगा इस पर, तो उतना लंबा चैप्टर फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम बार बार रिपीट कर दे रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, अधात्विक खनिज लौह, ठीक है, नहीं सॉरी, धात्विक खनिज लौ एस्क मैग्नीज क्रोमाइट पायराइट निकल धात्विक के सुंदर उदाहरण है। ये अधिकतर उद्योगों के आधार पर होता है। चलिए ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। लौ एस्क, अब हम लोग लौ एस्क के बारे में पढ़ते हैं। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, यह उद्योगों की जननी है। लोहा खनन से शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क आयरन ओर के रूप में निकलता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं। लौह अयस्क कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इससे मतलब यही 3 है जो कि शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर इसमें बहुत ज़्यादा शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, यह लौह अयस्क है। इस अयस्क का नाम याद रखिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ठीक है, भारत में पूरे विश्व में लौह भंडार का 1/4 भाग, भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग अंकलित है। यानी कि पूरे विश्व में जितना भी लोहा है उसका 1/4 भाग भारत में ही है। तो सोचिए कितना ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, भारत में लौह अयस्क के प्रमुख तथ्य। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट हम लोग पढ़े थे। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क, इसमें अंश कितना होता है, लोहे का अंश बता रहा है कि हेमेटाइट में 68% होता है, मैग्नेटाइट में 60% होता है, लिमोनाइट में 40% होता है। यानी कि एक अयस्क है उसमें से लोहा, शुद्ध लोहा कितना निकलेगा, तो हेमेटाइट में 68%, मैग्नेटाइट में 60%, लिमोनाइट में 40%। तो यह आप फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि यह आराम से क्वेश्चन यह जो तालिका है इसमें से सवाल बनाया ही जा सकता है। इसके उपनाम क्या क्या है यह भी याद रखिए। हेमेटाइट को लाल अयस्क कहते हैं, मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहते हैं और लिमोनाइट को पीला अयस्क कहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो इसको आप याद रखिएगा। पहले लौह अंश एकदम पूछा जा सकता है कि हेमेटाइट में लोहे का अंश कितना होता है, तो 68% होता है, मैग्नेटाइट में 60% और लिमोनाइट में 40%। और सबका उपनाम भी याद रख लीजिए, हेमेटाइट का लाल अयस्क, मैग्नेटाइट का काला अयस्क, लिमोनाइट का पीला अयस्क। ठीक है, उसके बाद भंडार करोड़ टन में, तो यह इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत छोटा छोटा फिगर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन, यह उत्पादन बताया गया, उत्पादन भी इतना ज़रूरी नहीं है। 2005-6 में इतना उत्पादन हुआ है, 6-7 में, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगर इतना इम्पोर्टेंट होगा भी तो चलिए इतना फैक्ट्स को आप याद नहीं रख सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में छोड़ने के लिए ही होता है। अब देखते हैं वितरण। ठीक है, भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाए जाते हैं, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। तो ये राज्य जो है याद रख लीजिएगा, बाकी राज्यों में भी मिलेगा लेकिन यह मुख्य राज्य है। ठीक है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एक ही जगह पर है। उसके बाद गोवा और कर्नाटक याद रख लीजिए। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में स्थित है। यह शेष वाला याद नहीं रखना, लेकिन ऊपर वाला याद रख लीजिए, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, और कर्नाटक और गोवा याद रख लीजिए। भारत में 1950-51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2004-05 में बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है, सही में बहुत ज़्यादा भारी विकास हुआ है। 51 में 42 लाख टन था, जो कि अभी 4-5 में कितना हो गया, 1427.1 लाख टन, बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4
1/4 लोहा का उत्पादन करता है। ठीक है, अभी हम लोग 1/4 से एक और चीज़ देखे थे कि पूरे विश्व में जितना लोहा है उसका 1/4 हमारे देश में ही है। ठीक है, लेकिन कर्नाटक में, हमारे देश में जितना लोहे का उत्पादन होता है उसमें से 1/4 जो है कर्नाटक उत्पादन करता है। यहाँ बेल्लारी, हासपेटी, संदूर आदि क्षेत्रों में लोह अयस्क की खानें हैं। चिकमगलूर जिले में बाबा बुदन, कालाहांडी एवं केमनगुंडी की पहाड़ियों में लोहे के अनेक खाने हैं। तो ये सब देखिए, ये सब तो थोड़ा बहुत नाम याद हो गए। बेल्लारी, हासपेटी, संदूर या लोह अयस्क के खाने हैं। चिकमगलूर जिले के बाबा बुदन पहाड़ी हम लोग बहुत पढ़ते हैं। बाबा बुदन, कालाहांडी और केमनगुड़ी, ठीक है, पहाड़ियाँ लोह अयस्क में, यहाँ लोह अयस्क के बहुत ज़्यादा खाने हैं। तो ये सब 1-2 बार इन सब फैक्ट्स को क्या है ना कि रिवाइज़ कर लेने से, बार बार पढ़ लेने से ये सब ध्यान रहता है। तो इसको एकदम रटना नहीं है इस तरह की चीज़ों को, लेकिन रिवीजन करते रहना। तो कर्नाटक में 1/4 उत्पादन होता है पूरे भारत का। बेल्लारी, हासपेटी, संदूर, ठीक है, यह लोह अयस्क के खाने हैं। और चिकमगलूर के बाबा बुदन, कालाहांडी और केमनगुंडी भी की पहाड़ियाँ भी लोह अयस्क के अनेक खाने हैं। तो आप मेरे साथ भी अगर रिपीट करेंगे तो काफ़ी मतलब कुछ याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वही क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। इसमें जो नाम दे दिया वही मतलब समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। हमको लगता है यहाँ आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है शायद, क्योंकि इसमें विशाखापट्टनम में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। देश के दूसरा उत्पादक राज्य जो कि देश का करीब 20% लोहे का उत्पादन करता है, दंतीवाड़ा जिले का बेलाडीला तथा दुर्गा जिला के डिल्ली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक है। रायगढ़, बिलासपुर, यह छत्तीसगढ़ के बारे में शायद बात हो रहा है। रायगढ़, बिलासपुर या सरगुजा अन्य उत्पादक जिले। यहाँ के अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ये बहुत प्रॉब्लम हो गया इसमें, तो जो जगह का नाम है वही नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कोशिश करते हैं किसी तरह। उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ ही लिखा हुआ है क्योंकि इसमें बिलासपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हमको लगता है छत्तीसगढ़ जो है वही दूसरा 20% लोहे का उत्पादन करता है। और इसका दंतीवाड़ा जिले के बेलाडीला या दुर्गा जिले की डिल्ली एवं रजहारा प्रमुख उत्पादक है। रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 20% लोहे का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। और यहाँ का अधिकांश लोहा जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान में निर्यात किया जाता है। तो यह फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ से ही अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्मित मतलब जापान को भेजा जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ उड़ीसा देश का 19% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खाने महिसिनी, बादाम पहाड़ी, मयूरगंज एवं किरीबुरू है, ठीक है। उसके बाद आगे तो पहला हो गया जहाँ पर कर्नाटक है, ठीक है। दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा, ठीक है, 19%। उसके बाद देश का चौथा बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यह देश का 16% लोहा यहीं प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख खाने क्वालिम, संग्यूम और इस तरह का बहुत सारा नाम दिया हुआ विलियम में स्थित है। यहाँ के मरमा गांव पत्तन से लोहे का निर्यात किया जाता है। अच्छा, ये गोवा लिखा हुआ है, ठीक है। तो गोवा में ही मरमा गांव पत्तन है, ठीक है, इसलिए गोवा लिखा हुआ है। गोवा जो है चौथा बड़ा उत्पादक है, 16% यहाँ उत्पादन होता है। और यहाँ के मरमा गांव पत्तन से लोहे का निर्यात किया जाता है। उसके बाद झारखंड है 5वां नंबर पे, 5वां उत्पादक राज्य, 15% उत्पादन होता है यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा तथा रांची प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो इसको आप थोड़ा याद रख लीजिए
क्योंकि झारखंड का है तो बिहार के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा और रांची प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो यह सब तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। सरायकेला हो सकता है ना सुना, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, यह सब तो सुना ही होता है। रांची, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम। तो क्रम देख लीजिए, क्रम क्या है। सबसे पहले कर्नाटक जो है 1/4 उत्पादन कर देता है, यानी 25% ले लीजिए। उसका छत्तीसगढ़ जो है 20%, ठीक है, और छत्तीसगढ़ 20% करता है और यहाँ से जापान को निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। उसके बाद गोवा आता है, गोवा नहीं, उड़ीसा आता है। उड़ीसा जो है 19% है, 19%। उसके बाद गोवा है, गोवा 16%, झारखंड 15%, ठीक है। अब उसके बाद महाराष्ट्र में लौह अयस्क के खाने हैं, चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिला में स्थित है। रत्नागिरी और भंडारा जिलों में स्थित है लोहे की खान। उसका आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, कडप्पा आदि जिले लौह अयस्क के उत्पादक हैं, जबकि ये तो नहीं दिखाई दे रही है कि तीर्थमलाई पहाड़ी, सेलम या यादपल्ली, नीलगिरी क्षेत्र लोहे के भंडार हैं, ठीक है। ये इतना तमिलनाडु का लिखा है। तमिलनाडु के तीर्थमलाई पहाड़ी यानी सेलम तथा यादपल्ली, नीलगिरी के लौह क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ महाराष्ट्र के बारे में दिया। महाराष्ट्र में चंद्रपुरा, रत्नागिरी और भंडारा जिलों में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, कडप्पा जिले लौह अयस्क उत्पादक हैं, जबकि तमिलनाडु में तीर्थमलाई पहाड़ी यानी सेलम एवं यादपल्ली, नीलगिरी क्षेत्र में लोहे के भंडार हैं। एक बारी ये सब देख लीजिए। कर्नाटक है फर्स्ट नंबर पे, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद गोवा, झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यह सब के बारे में दिया हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं मैग्नीज अयस्क में। लौह अयस्क से रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट था वह सब देख लिए। चलिए, इसमें और कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं छूटा है। चलिए, मैग्नीज अयस्क। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान। अच्छा, मैग्नीज वाला जो है अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि आधे घंटे का लगभग वीडियो हो गया। हम लोग तय किए हैं कि हम लोग हर वीडियो में आधे घंटे पढ़ेंगे और उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा उसको लिख लेंगे, बाकी तो समझने वाला चीज़ है उसको समझ लेंगे वीडियो के सहारे ही, और कॉपी में नोट कर लेंगे, उसको बार बार रिवाइज़ करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।